गुरजोत मॉडरेट टू सीवियर ऑटिज्म में डायग्नोस हुआ था। उसकी हैंड फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा थी, उसके प्रॉब्लम बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा थे, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं थी, आई कांटेक्ट नहीं था। मॉडरेट टू सीवियर का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ऑटिज्म में होना, बहुत से बिहेवियर्स होना, लेकिन ये सभी बिहेवियर्स ठीक हुए, उसकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई इन 7 एक्टिविटीज़ के साथ में। हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है या बच्चा ADHD है या उसे स्पीच को लेकर किसी भी तरह का कोई इशू है, उसको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, तो ये एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ अगर आप रोज़ करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ कम होंगे, बच्चों की स्पीच लैंग्वेज डेवलप होगी और बच्चे आपके साथ में कंफर्टेबल होने लगेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अगर बच्चों की डेली रूटीन में ऐड करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों के बिहेवियर में, उनकी स्पीच लैंग्वेज में आप ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। फर्स्ट चीज़ होती है बच्चों के लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एक्टिविटी जो हमारी होगी, हमारी शुरुआत जो दिन की हम करते हैं घर पर, उसे हम कैलेंडर एक्टिविटी से शुरुआत करेंगे बच्चे की, कि बच्चे को कैलेंडर दिखाना। कैलेंडर का मतलब है कि कुछ बच्चे नंबर्स नहीं जानते हैं, बहुत से पेरेंट्स होंगे जो बोलेंगे कि नंबर्स नहीं हमारा बच्चा जानता है। जिनके बच्चे नंबर्स जानते हैं तो उनके लिए, और जिनके बच्चे नहीं भी जानते हैं तब भी आप उस कैलेंडर का प्रिंट आउट निकालिए और उस मंथ के बारे में उसे बच्चे को बताइए और उस एक डेट को रोज़ सर्कल करवाइए जो डेट है, जैसे कि आज की डेट। जो कैलेंडर एक्टिविटी के लिए कुछ इस तरह का कैलेंडर मैंने बनाया है। जनवरी का मंथ है, बच्चे को आप बता सकते हैं कि आज कौन सी डेट है। तो अगर मान लीजिए आज 4 है तो बच्चे को 4 को सर्कल करवाओ कि ये 4 है। नेक्स्ट जब आप करवाओगे तब जब आप 5 को सर्कल करवाओगे और 4 को पहले आप क्रॉस करवाओगे कि 4th इज़ ओवर, कि 4th जो डेट है वो ओवर हो चुकी है और आज 5 है। इससे जैसे आप नेक्स्ट पे जाएंगे लास्ट 1 को आप जो है क्रॉस करेंगे, इससे बच्चों में अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू होती है। और साथ ही आप उसे, अगर बच्चा बड़ा है तो आप उसे बोल सकते हैं टुडे इज़ 5, टुडे इज़ फ्राइडे। तो ये चीज़ से बच्चे डेज़ ऑफ द वीक का कॉन्सेप्ट समझते हैं और आप साथ साथ उसको डेज भी बताते जाइए कि आज कौन सा डे है। अगर आज फ्राइडे है तो कल कौन सा डे होगा, कल कौन सी डेट होगी, ये भी चीज़ आप सिखा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप बिल्कुल सिंपल रखेंगे कि सिर्फ आपको उस चीज़ को सर्कल करना है, उस डेट को सर्कल करना है जो आज है और लास्ट 1 को हमें क्रॉस करवाना है। धीरे धीरे समझना शुरू कर देते हैं तो फिर आप डेज़ को ऐड कर सकते हैं, आप मंथ को ऐड कर सकते हैं, आप ईयर को ऐड कर सकते हैं। ये आपके बच्चे के अगेन लेवल पर डिपेंड है। तो इसके साथ ही ज़रूरी है कि आप बच्चे को खास कोई डे है, कोई स्पेशल ओकेजन है, मान लीजिए लोग कहते हैं कि बच्चे का बर्थडे, बच्चे को नहीं पता होता कि कब मेरा बर्थडे है, तो आप जैसे उसका बर्थडे 24th को है तो आप 24th को पहले से ही किसी कलर्ड स्केच पेन से या किसी से डार्क करेंगे हम उसको, ताकि उसे पता चल जाए, उसे बताते रहिए कि 24th को आपका स्पेशल डे है, आपका बर्थडे है। तो ये एक चीज़ आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि बर्थडे है। तो ये चीज़ भी बच्चों को हेल्प करती है, उन्हें अपनी आने वाली कोई भी स्पेशल डे उसका पता चलता है। या फिर अगर आपके बच्चे को किसी हेयर कट को लेकर इशू है तो उस डेट को, जिस डेट को आपको बच्चे को लेकर जाना है हेयर कट के लिए, उस डेट को भी आप सर्कल कर सकते हैं। उसे रोज़ बताते जाइए कि 18 को हम हेयर कट के लिए जाने वाले हैं। इससे बच्चों में प्रेडिक्टेबिलिटी बच्चों को मिलती है, बच्चों के बिहेवियर इश्यूज़ कम होते हैं और बच्चे अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को सेंस इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से हेयर कटिंग उनके लिए मुश्किल हो सकता है। उसकी हॉलीडेज़ को मार्क करेंगे, इससे फ़ायदा ये रहता है कि बच्चों को समझ में आना शुरू हो जाता है कि मुझे इस दिन स्कूल नहीं जाना है। अगर आपका बच्चा 5 से अबव का है, आपको लगता है कि बच्चा नंबर्स को पहचानता है, तो आप बच्चे को डेज सिखाना शुरू कीजिए। और अगर आपका बच्चा डेज जानता है तो उसे मंथ सिखाना शुरू कीजिए। इससे आपके बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है। सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है बच्चे के रूटीन में ऐड, वो है बच्चों को उनके इमोशंस के बारे में पूछना। आप दिन में 1 बार या 2 बार या 3 बार भी ज़रूर इस चीज़ को पूछिए कि आप कैसा फील कर रहे हो। अगर आपका बच्चा बेसिक लेवल में है, उसे पहले तो आप इमोशंस की आइडेंटिफिकेशन अगर नहीं करता तब भी आप उसे, क्योंकि आप बच्चे का फेस जानते हैं कि वो कैसा फील कर रहा है। अगर बच्चा रो रहा है तो उस टाइम पर आप उसे दिखाएंगे ओ यू आर सैड। अगर वो हैप्पी है तो आप उसे, क्योंकि आप ये चीज़ें जो है ये साथ में रखिए आप बनाकर, कि आप जब स्पेसिफिक बच्चे का जब सेशन आप बच्चे के साथ में जब करने वाले हैं तो बच्चे को ज़रूर पूछिए आप कैसा फील कर रहे हो। अगर बच्चा कुछ भी नहीं बताता है तो आप उसे खुद बताइए कि आज आप हैप्पी हो या आज आप सैड हो।
इससे बच्चों को अपने इमोशंस की पहचान होनी शुरू होती है। बच्चे खुद के इमोशंस समझने लगते हैं कि इस टाइम मैं कैसा फील कर रहा हूँ। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी इमोशंस अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं। इस वजह से बच्चों में बिहेवियर इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर बच्चे आपको अपनी चीज़ें बताने लगते हैं कि मैं सैड हूँ या मैं हैप्पी हूँ, तो उस हिसाब से हम बच्चे का वर्क अरेंज करना शुरू करते हैं। गुरजोत में पहले ये चीज़ें बिल्कुल नहीं थी, वो कुछ नहीं बताता था, वो सिर्फ इरिटेट होता था, फ्रस्ट्रेट होता था। ये बिहेवियर इश्यूज़ में प्रॉब्लम बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा थे। लेकिन इन एक्टिविटीज़ के करने के बाद मैंने उसमें बहुत चेंजेस देखे। वो चीज़ों को समझने लग गया और खुद को उसने अपने से एक्सप्रेस करना शुरू किया। आज वो मुझे बता भी देता है कि ही इज़ नॉट वेल, इफ़ ही इज़ नॉट वेल वो मुझे बताएगा कि आई एम नॉट वेल। तो ये अगर बच्चा अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस आपको बताना शुरू करता है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्योंकि बच्चों में प्रॉब्लम बिहेवियर्स जो होते हैं वो कम होने लगते हैं। अगर आपका बच्चा बेसिक इमोशंस को बताता है तो आप और इमोशंस को ऐड कीजिए, जैसे कि स्केयर्ड को ऐड करना या फिर नॉट वेल। ये चीज़ें बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जब अपनी फीलिंग्स बताना शुरू करते हैं कि कहीं उन्हें पेन हो रही है, क्योंकि नॉन वर्बल है बच्चा तो कई बार नहीं बताता है, तो आप पिक्चर साथ में रखिए ताकि बच्चे को आप बता सकें, देखो आपके लेग में पेन हो रही है या आपके हेड पे पेन हो रही है। आप उसे इशारे से पूछ सकते हैं। इससे बच्चों को इशारा करना आता है कि मुझे कहाँ पर पेन हो रही है, मुझे कैसे बताना है। जब आप बच्चे को इमोशंस और फीलिंग्स सब सिखा चुके हैं तो ये नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा काम नहीं करना चाहता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि किस वजह से वो काम नहीं करना चाहता है। क्या वो बोर फील कर रहा है, सैड है, टायर्ड है या फिर वो बीमार है। इस पे आपका बच्चा आपको बताना शुरू कर देते हैं जब उसे सभी इमोशंस के बारे में पता है। तो ये एक चीज़ भी आपको हेल्प करती है बच्चे को बेटर समझने में। दूसरा एक चीज़ कि आप उसे ऑप्शन दे सकते हैं कि आप इनमें से कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो बैठ सकते हो, काम नहीं करना है तो कलर कर सकते हो, रीड कर सकते हो या फिर आप म्यूज़िक सुन सकते हो। ये सभी कामिंग एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को, अगर आपका बच्चा उस टाइम पर हाइपर है या वो गुस्सा है या वो काम नहीं करना चाहता है, तो आप उन्हें इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी चूज़ करने के लिए कह सकते हो और उसे वो एक्टिविटीज़ ज़रूर दीजिए। ये चीज़ें भी बच्चों को अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस बताने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ये विजुअल एड्स जो हैं ये ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए, यूज़ कीजिए, इससे बच्चों में अंडरस्टैंडिंग आती है। थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो है गिविंग चॉइसेस। चॉइस देना का मतलब है आप दो चीज़ें अपने पास रखिए। चॉइस मेकिंग के लिए मैंने ऑब्जेक्ट ली हैं, रियल बिस्किट लिया एक हाथ में काली है, और बच्चे को हम पूछेंगे कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ चाहिए। बच्चा जब देख रहा है बिस्किट की तरफ तो आप उसकी फिंगर पकड़ के हाथ उसका उस जगह पर रखवाएंगे और वो चीज़ उसे आप दे देंगे। और बिस्किट को आप इस तरह से जगह को इस तरह से बदलेंगे भी, बिस्किट को कभी इस हैंड में लेंगे लेफ्ट में और कभी राइट में, ताकि बच्चे को चूज़ करना है, बच्चा देखकर चूज़ करे। आपको ये चीज़ ज़रूर दिखानी है बच्चे को कि इनमें से आपको कौन सी चीज़ चाहिए। बिस्किट को बदल दिया है और बच्चा अगेन बिस्किट को ही टच करे। इस तरह से बच्चे मांगना सीख लेते हैं। आप ऑब्जेक्ट्स को लीजिए, आप पिक्चर्स को लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगेन बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पर ये चीज़ निर्भर करती है कि आपको क्या चीज़ लेनी है। अगर आपका बच्चा चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, ऑब्जेक्ट्स ही ले लीजिए, तो उसके लिए ज़्यादा सिंपल रहेगा उस चीज़ को समझना कि उसे क्या चूज़ करना है। इससे बच्चों में फ़ायदा ये रहता है कि बच्चे पॉइंटिंग सीखते हैं, जो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मिसिंग रहती है ऑटिज़म में बच्चों में। इस तरह से आप बच्चों को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सोशल स्किल है ये। और जो दूसरी चीज़ आप सिखा रहे हैं कि इससे बच्चों को जब आप चॉइसेस देते हैं उससे बच्चों में बिहेवियर इश्यूज कम होते हैं। वो कैसे? क्योंकि अगर आप चॉइस देते हो, बच्चे की पसंद की चीज़ आप बच्चे को दे रहे हो, तो उससे बच्चों में बिहेवियर कम होती हैं। सेकंड है, अगर आप सेंसरी एक्टिविटीज़ दे रहे हो, आपको थेरेपी बॉल से प्ले करना है या आपको ट्रैम्पोलिन चाहिए, इस तरह से आप चॉइस दे सकते हो। इसमें आप अगेन पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से आपको रिटन वर्क करना है या रीडिंग करनी है, ये चॉइसेस देना। आप अगर बच्चे को चॉइसेस देते हैं, किसके साथ खेलोगे, बॉल के साथ में कि कार के साथ में, इससे बच्चों में अंडरस्टैंडिंग आती है कि बच्चों को आप चॉइस पूछ रहे हैं। इससे बच्चों में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जिसे हम कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग। बच्चे वो चीज़ सीखते हैं कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस चीज़ से कि मुझे चूज़ करना आता है। जब आप चीज़ें अपनी मर्ज़ी से बच्चों के सामने रखते हैं तो शायद बच्चों को नापसंद आए, बच्चे वो बिहेवियर करें उस चीज़ से बचने के लिए, वो काम नहीं करना है बच्चे को। लेकिन जब बच्चे अपनी पसंद से वो चीज़ चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों में बिहेवियर इश्यूज कम होने लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है ये है टॉक थेरेपी, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर भी कहते हैं। टॉक थेरेपी हमारा अगेन बच्चे के लेवल के हिसाब से होगी। टॉक थेरेपी में हम बच्चे के साथ में 4 से 5 मिनट कम से कम आप सेशन में ज़रूर बात कीजिए। सेशन 2 टाइम में रख रहे हैं,
3 टाइम में रख रहे हैं सेशन के लिए, 5 मिनट सेशन में ज़रूर रखिए जिसमें आप बच्चे के साथ बात कर रहे हैं। कोई भी एक चीज़ आप लीजिए, उसके रिगार्डिंग बात कीजिए, लेकिन बात ज़रूर कीजिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चे आपको सुनना शुरू करते हैं। आप कोशिश कीजिए कि बच्चा आपको देखे। बच्चों में कॉन्वर्सेशन स्किल्स आने शुरू होते हैं। चाहे आपका बच्चा आपको आंसर नहीं कर रहा है लेकिन वो आपको सुन रहा है, आप बीच बीच में उसे पॉइंट करने के लिए बोलिए, देखो ये कार है, ये कार के व्हील्स हैं, या कार है, कैसे चलती है। 5 मिनट में बच्चा आपको 1 या 2 मिनट भी देखता है तो ये बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन आप देखेंगे कि बढ़ने लगेगा। बच्चे 5 में से 2 मिनट 3 मिनट आपको देखना शुरू करेंगे और इस तरह से बच्चों की जो आपको देखने की, आपको सुनने की, आपको समझने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है और हमें उस चीज़ पर बच्चे की सिटिंग बढ़ेगी। बच्चा आपको सुनेगा, आपको देखेगा। हाथ में कोई ऐसी चीज़ रखिए जिसके साथ में आप बात कर सकें, बच्चे के साथ कनेक्ट हो सकें। हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो हमारी होगी वो है रीडिंग। रीडिंग बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका बच्चे की एज 3 इयर्स है, 5 इयर्स है, 7 इयर्स, 10 इयर्स के लिए रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीडिंग से बच्चों में अंडरस्टैंडिंग, बच्चे लेबल करना शुरू करते हैं चीज़ों को। कुछ इस तरह के पिक्चर बुक आप ले सकते हैं जिसमें कि आप मदर टंग में लीजिएगा, जो भी आप लैंग्वेज घर पे बोलते हैं उस लैंग्वेज की बुक लेंगे। ABC नहीं लेंगे, जैसे कि मैंने पंजाबी की ली है। आप हिंदी या जो भी आपकी भाषा है उसे आप लेंगे ताकि बच्चे में अंडरस्टैंडिंग जल्दी आए, क्योंकि बच्चे बोलना तभी जल्दी शुरू करते हैं जिन लैंग्वेज से वो फेमिलियर होते हैं, जो उन्हें पता होती है, जिसे वो अंडरस्टैंड करते हैं। और जो लैंग्वेज आप घर में बोलते हैं वो बच्चे ईजिली अंडरस्टैंड करते हैं, तो उस लैंग्वेज की आप बुक लेंगे और बच्चे को काम करवाएंगे। इसमें जो है एक फ़ायदा ये है कि बच्चे लेबलिंग सीखते हैं कि मुझे किसी चीज़ को क्या कहना है। जैसे कि ये अनार है तो यहाँ पर अनार लिखा हुआ है। जैसे कि इसमें ये फ़ायदा है कि अगर आपका बच्चा साउंड भी नहीं बोलता है, तो कुछ भी नहीं बोलता है, तो आप साउंड से स्टार्ट करेंगे आ, ई। लेकिन अगर बच्चा बोलता है तो आ साउंड बोल लेता है तो उसे जोड़कर बोलना सिखाना, अनार, अनार, इस तरह से। अगर बच्चा वर्ड को बोल लेता है तो आप ये जो है सेंटेंसेस हैं इसे आप बोल सकते हैं। आ है पूरा सेंटेंस बच्चा बोलेगा। इससे बच्चों में आप ना सिर्फ उनकी लैंग्वेज पर बल्कि उनकी स्पीच डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं। लेबलिंग करना आता है चीज़ों को, और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चे की स्पीच पर काम करते हैं, कि आप उसे खुद बुलवाने की कोशिश कीजिए। आप चीज़ पर फिंगर रखिए, उसकी फिंगर रखवाइए, इससे बच्चा पॉइंटिंग सीखेगा। सेकेंडली, जब आप बोलते हैं तो उसे वो आपकी तरफ देखे, उसे दिखाइए कि किस तरह से बोलना है। इस तरह से बच्चों में स्पीच आने लगती है। अगर आप डेली बच्चे के साथ में रीडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चों में स्पीच आती है और बच्चे चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसे हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना। जो आपको एक और एक्टिविटी बच्चे के शेड्यूल में ऐड करनी है वो है सेंसरी। सेंसरी नीड्स बच्चों को बहुत ज़्यादा होती हैं, चाहे आपका बच्चा ADHD है या उसे ऑटिज़म है। सेंसस से रिलेटेड आप कोई भी एक्टिविटी बच्चे को देते हैं, उससे स्पेशली आप बच्चे का उसका देखिए कि उसको किस तरह की नीड्स हैं, क्योंकि अगेन डिपेंड करता है आपके बच्चे पर। क्योंकि आपके बच्चे को अगर टेक्टाइल नीड है, बच्चा चीज़ों को लगातार छूता है, तो उसे हम टेक्टाइल एक्टिविटीज़ देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को विजुअल इश्यूज़ हैं तो हम उसे विजुअल एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। या फिर अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो उसे डीप मसाज देना, उसे प्रेशर देना बहुत ही यूज़फुल एक्टिविटीज़ हैं। इसके साथ ही अगर आपके बच्चे को डिफेंसिवनेस है, किसी तरह की टेक्टाइल डिफेंसिवनेस है, तो उसे डीप प्रेशर की एक्टिविटी ज़रूर दीजिए और साथ में उसे टेक्टाइल इनपुट दीजिए, सेंसरी बिन्स बना कर दीजिए। इससे बच्चों में टेक्टाइल डिफेंसिवनेस कम होती है। इसके साथ ही अगर आपके बच्चे को आपको लगता है कि तेज़ लाइट से प्रॉब्लम है तो लाइट को कम कीजिए, और अगर आपको लगता है कि उसे लाइट्स ज़्यादा चाहिए तो उसे डार्क रूम दीजिए जिसमें आप अलग अलग तरह की बच्चे को लाइट्स दीजिए, विजुअल दीजिए, ताकि बच्चे शांत हों और बच्चों की सेंसरी नीड्स पूरी हों। बच्चों की नीड्स जब पूरी होती हैं, जब सेंसरी नीड्स उनकी मीट होने लगती हैं, तो बच्चे बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, क्योंकि बहुत से बिहेवियर्स की वजह जो होती है वो अनमेट सेंसरी नीड्स होती हैं, कि बच्चे की सेंसरी नीड्स पूरी नहीं हुई हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर स्टीमिंग का, स्टीमिंग बिहेवियर्स बच्चों में क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों को उतना सेंसरी इनपुट नहीं मिलता है, या फिर बच्चे को स्पीच और कम्युनिकेशन को लेकर प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हमने स्पीच कम्युनिकेशन का पहले ही जो मैंने एक्टिविटीज़ बताई हैं वो हम उस पर काम करेंगे। साथ में हम काम करेंगे, बच्चों को सेंसरी इनपुट ज़रूर देंगे ताकि बच्चों में जो सेंसरी बिहेवियर्स हैं, सेंसरी ड्रिवन बिहेवियर मैं बोलूँगी, उन्हें कम किया जा सके। सेंसरी ड्रिवन बिहेवियर में सिर्फ स्टीमिंग नहीं
एक ऐसी स्टीमिंग नहीं है कि बच्चा हैंड क्लैपिंग कर रहा है या बच्चा इधर उधर दौड़ रहा है। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बच्चा खुद को भी मारता है, बाइट कर सकता है, मुंह से कुछ ना कुछ लगातार बोल सकता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। बच्चे को प्रॉपर सेंसरी इनपुट देना है। अगर बच्चा वर्बल स्टीमिंग कर रहा है तो उसे च्युलरी देना, उसे च्युइंग गम देना, या उसे ओरल मसाज देना, या फिर उसे च्युई ट्यूब देना, वाइब्रेशन ब्रश देना बहुत ही यूज़फुल होता है। अगर बच्चे को वर्बल स्टीमिंग के इशूज़ हैं, ओरल स्टीमिंग है, बच्चा माउथिंग करता है चीज़ों की, तो हमें इन बिहेवियर्स को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टिंग से ही बच्चे की सेंसी नीड्स पर काम करना है। बच्चे की सेंसी नीड्स को किस तरह से असेस किया जाए, इस बारे में भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरह से हम बच्चे की सेंसी नीड्स को समझें कि हमारे बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सेंसी के इशूज़ के बारे में इतना नहीं जानते हैं। हमें बच्चे को असेस करने के लिए उसके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा, आपको लगता है लाइट अप जो टॉयज़ हैं जब हम उन्हें यूज़ करते हैं बच्चा लाइट्स को बहुत ज़्यादा देखता है, तो समझ लीजिए आपके बच्चे को विजुअल नीड्स हैं। अगर बच्चा चीज़ों को कान के पास लाकर देखता है तो इसका मतलब उसे ऑडिटरी इश्यूज़ हैं। या फिर बच्चा खिलौनों को या चीज़ों को टच करता रहता है बार बार, तो इसका मतलब है कि बच्चे को टैक्टाइल नीड्स हैं। तो हमें बच्चे की नीड्स को समझने की ज़रूरत है। बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है तो समझ लीजिए उसे प्रेशर की ज़रूरत है, उसे डीप मसाज दीजिए, उसे डीप प्रेशर की एक्टिविटीज़ दीजिए, हैवी वर्क एक्टिविटीज़ दीजिए। इससे बच्चों में स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है। नेक्स्ट वन इज़ कि हम बच्चे के मोटर स्किल्स पर भी ज़रूर काम करेंगे, उनके ग्रॉस मोटर, उनके फाइन मोटर को लेकर, क्योंकि जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है या ADHD, उन बच्चों को अक्सर मोटर स्किल्स में भी डिफ़िकल्टीज होती हैं। और अगर हम मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, बच्चे को रोज़ पेंसिल की एक्टिविटीज़ करवाना, पेंसिल हाथ में देना और पेंसिल से कुछ भी, चाहे बच्चा क्ले में लिख रहा है या खाली वो पोक भी कर रहा है, तो ये एक चीज़ भी बच्चों को पेंसिल होल्डिंग सिखाने में हेल्प करती है। दूसरे को थिक पेंसिल देना या ग्रिपर देना हेल्प करता है। इसके अलावा बच्चों को आप ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ ज़रूर करवाइए, चाहे बच्चा कितना भी हाइपर है। वॉक करवाना, रनिंग, या फिर बच्चे को बैग लेकर स्टेयर्स चढ़ना है, स्टेयर्स से उतरना है, या बॉल के साथ में किकिंग करना, थ्रो करना, या फिर कैच करना, ये सब एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं, ना सिर्फ उनके विजुअल परसेप्शन को इम्प्रूव करने के लिए बल्कि उनके ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आप ये 7 एक्टिविटीज़ बच्चों के डेली रूटीन में रोज़ ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आप बच्चों के बिहेवियर में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में और उनकी स्पीच लैंग्वेज में ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों को सिखाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।